Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Waqas Ahmed and I welcome every parent at the orientation session of O-level program at the Lab School. First of all, we'll discuss why this event is important for every parent and student to understand. When our student studies in a setup like the Lab School and when that student transitions from a middle school to O-level programs, there is a major change. So what possible things are changed at the O-level program and how things are differently approached at O-level program are very important to know, especially for parents. Okay, so we will discuss the program flow for the day. To begin with, I will invite our principal or head of school, Sir Abdul Wasit, to please come and elaborate the basic program of the TLS. After Sir Abdul Wasit, every subject lead, for example, the English, the mathematics one, Urdu, Islamiyat, TST, and science and STEM. Every subject lead will come and he will talk about the approaches we take at the Lab School, especially for O-level programs. And at the end, we will open our floor for the question and answer session, and then we go towards the closure program. So I would invite Sir Abdul Wasit to please come and introduce the TLS O-level programs to us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So I'll take 20 minutes to try to sum up the whole O-level journey ताकि सबको क्लैरिटी आ जाए. और अगर आप में क्वेश्चंस होंगे तो आई वुड सजेस्ट कि आप होल्ड कर लें. हो सकता है कुछ सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक ब्रीफिंग्स के अंदर पूरे हो जाएंगे. और अगर फिर भी बचे हुए होंगे तो एंड में हमने 20-30 मिनट रखे हैं आपके सवालों के लिए इंशाल्लाह. ठीक है, तो सबसे पहले आप सबके वो पेरेंट्स यहाँ पे अटेंडेंस में हैं आज जिनके बच्चों ने मिडिल स्कूल पूरा कर लिया है, दैट इज़ स्पेसिफिकली ग्रेड लेवल 3 जिसको आप कहते हैं. तो अब जब ग्रेड लेवल 3 से आपका बच्चा आगे की तरफ जा रहा है तो वी स्पेसिफिकली कॉल इट एज सीनियर स्कूल, ओ लेवल स्ट्रीम. ये कुछ आपके लिए नए लफ्ज़ आएंगे अब. अच्छा, उसके अंदर हम एक और अंदाज से बात करते हैं. वी कॉल देम, ये 3 ईयर प्रोग्राम होता है हमारा, तो वी कॉल देम O1, O2 एंड O3. अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो वी कॉल देम एज ग्रेड 9th, ग्रेड 10th एंड ग्रेड 11th. अ 3 ईयर जर्नी, O1, O2 एंड O3. सो फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम इट टेक्स टू कंप्लीट O levels. सो अगर आप स्कूल के प्रोग्राम के हिसाब से देखते हैं, इट टेक्स 3 years टू कंप्लीट इट. क्वेश्चन, क्या इसके अंदर कोई ख़ास तरतीब होती है? जैसे अगर आप कंपेयर करें ग्रेड 9th 10 जो लोकल बोर्ड से करते हैं तो उसमें ख़ास एग्ज़ाम होते हैं जो आपको 9th में देने होते हैं, कुछ ख़ास एग्ज़ाम्स होते हैं जो आपको 10th में देने होते हैं. अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती इसके अंदर एज सच के कौन सा पहले देना हो, कौन सा बाद के अंदर देना होता है. बट स्कूल्स अपने एक फ़्लो को मेनटेन करने के लिए कुछ चेक्स लगाते हैं. अच्छा, TLS बहुत कम चेक्स लगाता है, और अगर आप कंपेयर करें किसी और ट्रेडिशनल मॉडल से तो वो तो बिल्कुल फिक्स चलाते हैं. वो फिक्स चलाते हैं क्योंकि वो अपने मिजाज पर होते हैं. टीचर लेड सेशंस होते हैं तो टीचर नहीं तैयारी करानी है, टीचर ही इंडोर्समेंट देगा कि अब हो गया तो एग्ज़ाम होगा. तो हमारे पास कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम ओवर द स्लाइड्स हम डिस्कस करेंगे. कौन से सब्जेक्ट हैं जो अगर किसी बच्चे के तैयार हो गए तो वो पहले दे सकता है, और अदरवाइज स्कूल का फ्लोज बच्चे को कैसे लेकर चलेगा आगे. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, 3 years का प्रोग्राम है, O1, O2 एंड O3. सो सबसे पहली बात कि कितने सब्जेक्ट्स देने होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स रिक्वायर्ड हैं. सो देयर आर 8 सब्जेक्ट्स इन टोटल जो आपको O levels क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए होते हैं. इफ़ यू हैव दीज 8 सब्जेक्ट्स यू विल गेट द क्वालिफिकेशन फॉर द O levels. अच्छा, इसमें एक और बस हम ये बात करते हैं कि द क्वालिफिकेशन यू गेट, ये जो O levels की कैम्ब्रिज से आती है, ये आपकी वो मेट्रिक वाली इक्विवेलेंसी पर होती है, बट इट्स नॉट ऑटोमेटिक, यू हैव टू अप्लाई फॉर इट. एक इदारा होता है दैट्स कॉल्ड IBCC, इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन का एक दफ्तर होता है, वहाँ आपको जाना होता है. जब आपके 8 के 8 रिजल्ट्स आ जाते हैं वो आप वहाँ लेके जाते हैं, वो आपको एक इक्विवेलेंसी का सर्टिफिकेट जारी करते हैं कि नाउ यू आर इक्विवेलेंट टू मेट्रिक साइंस स्पेसिफिक, मेट्रिक साइंस मेडिकल, मेट्रिक साइंस इंजीनियरिंग या कॉमर्स स्ट्रीम के आप बराबर हैं मेट्रिक के. ये आपको अप्लाई करना होता है और ये आ जाता है. ये आप उसी वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब आपके पास आपने जो 8 एग्जाम्स दिए थे उनका रिजल्ट आपके पास आ जाए. रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ हार्ड कॉपी पेपर के ऊपर एक रिजल्ट आता है जिसमें कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, बेसिक स्कूल के कवाइफ और सब्जेक्ट का नाम और आगे लेटर ग्रेड लिखा हुआ होता है. वो आपको जब आपके 8 पूरे हो जाएं तो यू सबमिट देम एंड यू गेट द इक्विवेलेंसी. तो 8 सब्जेक्ट्स में से कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी है दैट यू हैव टू अंडरटेक एंड देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स विच आर ऑप्शनल. सो कंपलसरी जो हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर इंपॉर्टेंट. एंड व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट इक्विवेलेंसी दैट यू नीड इन द एंड के ये मेट्रिक के बराबर है. उसके लिए देयर आर सर्टेन कंपल्जन्स. तो वो 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं विच आर उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स. ये 5 कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं दैट यू हैव टू गो फॉर. एंड देयर आर 3 इलेक्टिव्स जो कि आप चूज़ कर सकते हैं अपने मिजाज से, जो कि स्कूल ने कुछ कॉम्बिनेशंस बनाए हुए होते हैं कि ये कॉम्बिनेशंस आप ले लें.
अच्छा, ये कॉम्बिनेशंस वो कॉम्बिनेशंस होते हैं जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है और आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। अच्छा, आप इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन करते हैं तो फिर आपको मशवरा करने की ज़रूरत है कि कहीं आपका कॉम्बिनेशन आउट ना हो जाए जिसकी बिना पे आपको इक्विवेलेंसी में प्रॉब्लम हो। अदरवाइज आप सब्जेक्ट कोई भी रख लें, लेकिन इन दी एंड व्हेन यू गोना गो फॉर इक्विवेलेंसी एंड यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस प्रोग्राम्स, तो वहाँ पे ये बात देखी जाती है कि आपके पीछे का इक्विवेलेंट किसके बराबर आ रहा है। उसके लिए हमने कुछ सेफ कॉम्बिनेशन बनाए हुए हैं और हम सजेस्ट करते हैं कि आप यही कॉम्बिनेशन रखें। सो 3 ऑप्शनल्स एंड 5 कंपलसरी। ओके, जो हम बात कर रहे थे दैट देयर आर 3 ऑप्शनल्स, तो हमने उसके 3 ब्रैकेट्स बना देते हैं आपके लिए कि वन वी कॉल एज प्री इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जिसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस रख सकते हैं। ये 3 इलेक्टिव्स की बात हो रही है, 3 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो आप रख सकते हैं। द अदर ब्रैकेट इज द प्री मेडिकल, जिसमें आप कंप्यूटर साइंस की जगह बायोलॉजी को ऑप्ट करेंगे, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वहीं रहेगी। बोथ ऑफ दी स्ट्रीम्स जो ये 2 स्ट्रीम्स हम बात कर रहे हैं, ये दोनों स्ट्रीम्स जो हैं, ये प्री इंजीनियरिंग वाली और प्री मेडिकल वाली, ये दोनों साइंस स्ट्रीम्स होती हैं। एंड देन द थर्ड वन बिजनेस, जिसमें वी हैव 3 सब्जेक्ट्स विच आर इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टडीज। तो 3 हमारे पास ऑप्शनल्स हो गए और 5 हमारे पास कंपलसरी हो गए। नेक्स्ट, अब ये फ्लो कैसे होता है, ये मूव कैसे करेगा ये प्रोग्राम ओवर द ईयर्स, जो हमारे पास 3 साल में हम स्प्लिट करते हैं। तो हम कहते हैं जब आपके सबके बच्चे जो ये ओवन में आने वाले हैं, तो वो सब्जेक्ट्स जो जितने कंपलसरी थे, जो 5 हमने सब्जेक्ट्स की बात की जो कंपलसरी थे, अगर हमको एक रिकैप कर लें, उर्दू, इस्लामियात, पीएचडी अलॉन्ग विद इंग्लिश एंड मैथ्स विच आर कंपलसरी सब्जेक्ट्स, वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर हम कंपेयर करें फ्रॉम लेवल 3 टू O1 क्या फ़र्क होगा, तो बेसिक 2 सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाएंगे। द 2 सब्जेक्ट्स विच विल बी इंक्लूडेड विल बी इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़। यू विल बी मीटिंग द टीचर्स टुडे एज वेल फॉर दैट एज वेल। और इसके अलावा इंग्लिश, मैथ्स, उर्दू, ये सब मिडिल स्कूल से चल ही रही थी, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। नाउ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, हमने कहा था 3 सब्जेक्ट्स होंगे विच आर ऑप्शनल, जिसमें से आपने चूज़ करने होंगे। तो स्कूल कोई स्ट्रीम स्टार्ट करता है, फॉर एग्जांपल जो अभी साइंस वाले हजरात आएंगे तो वो इस पर बात कर रहे होंगे कि किस तरह वो साइंस की स्ट्रीम को आगे लेके जाते हैं और फिर उसकी स्प्लिटिंग शुरू होती है होना। तो वहाँ से इंट्रोडक्टरी फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इस साल वी मेड अ स्लाइड डिफरेंस। अब हम ये कर रहे हैं कि फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे O1 से ही। इट विल बी लाइक स्टार्टेड, उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होगी, द फिजिक्स टीचर विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इंशाल्लाह। तो फिजिक्स स्टार्ट हो जाएगी O1 से एंड केमिस्ट्री स्टार्ट होगी ओवर सम टाइम, ये साइंस के टीचर इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे। तो ये ऑप्शनल्स के अंदर जो 3 सब्जेक्ट्स आपके हैं, तो साइंस वाली थीम के स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, ये रीज़न फॉर ये साइंस में क्यों हो रहे, बाकी वाले क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि ये सब साइंस के डेरिवेटिव्स हैं। तो जैसे जैसे साइंस आपकी उस लेवल तक आ जाएगी कि हम समझते हैं कि अब आपको इवेंचुअली O लेवल्स का मटेरियल स्टार्ट करना है, तो ये 2 स्प्लिट होकर स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स स्टार्ट हो ही जाएगी, केमिस्ट्री विद पैसेज ऑफ टाइम स्टार्ट होगी, यूजुअली हाफ ईयर कुछ मंथ्स के बाद स्टार्ट हो रही होती है। एज यू कंप्लीट दैट ग्रेड लेवल बुक जो आप अभी कंप्लीट कर रहे होते हैं अक्सर बच्चे, जिनकी हुई भी है, कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी होंगे जिन्होंने स्टार्ट किया हुआ होगा ऑलरेडी, वो केमिस्ट्री की किताब पर होंगे, तो उसका मतलब है वो अपनी कंटिन्यूएशन केमिस्ट्री से ही कर रहे होंगे और फिजिक्स की क्लास पैरेलल स्टार्ट हुई भी होगी। ओके, फिर जब आपका बच्चा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, 1 साल कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस प्रीवियस वाली बात के अंदर एक बात रह गई, सर कोई एग्ज़ाम तो आया ही नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं होता। ये जो O1 है, इसके एंड पे कोई एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम इन द सेंस कि कैम्ब्रिज का कोई ऑफिशियल एग्ज़ाम नहीं है। स्कूल के पास ये प्रिपरेटरी ईयर होता है जिसमें हम आपको ओवर द ईयर आपकी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को बिल्ड कर रहे होते हैं। सो व्हेन यू कम टू O2 नाउ, अब जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, कौन से जो उर्दू, इस्लामियात, पीएचडी स्टार्ट हुए थे, उनका एग्ज़ाम लाजमी होगा इस ग्रेड के अख्तिताम पर। मीन्स आप ग्रेड O1 में ये सब्जेक्ट आपने स्टार्ट किए, पूरे साल पढ़े, एंड देन व्हेन यू कम इनटू O2, तो O2 के अंदर आप पूरा वैसे ही पूरा साल लगाएंगे दोबारा, और साल के अख्तिताम पे अब यहाँ एग्ज़ाम आ जाएगा। आपको यहाँ लिखा हुआ भी दिख रहा होगा, एग्ज़ाम्स मई जून 2026, ये एग्ज़ाम आ जाएगा। तो वो किसके एग्ज़ाम्स होंगे, उर्दू, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, ये 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लाजमी देना है सबने, लाजमी। ये हम दिलवाएंगे, इसी फ्लो में गुजारेंगे, सबको इसी मिजाज पर आना है, लाजमी। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कि सर मेरे बच्चे की तो उर्दू ऑलरेडी बहुत अच्छी है। अच्छा, ये जो बहुत अच्छी वाला लफ्ज़ है ना, इसको हम इस तरह नहीं कहते कि पेरेंट कह रहा है बहुत अच्छी है दिलवा दे, नहीं। वो इस तरह होता है कि जिस टीचर ने उसको पढ़ाया होता है उसकी फाइंडिंग होती है कि इसकी उर्दू नेचुरली अच्छी है, इसने इतनी मेहनत, इतना वक्त लगाया हुआ है कि इसका स्किल लेवल डेवलप हुआ हुआ है, और मुझे लगता है इसके पास 2 साल में मज़ीद कुछ सीखने को नहीं है। इसने जो सीखना था 1 साल में सीख लिया, जो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है, और ग्रेड भी इसका बन रहा है, A स्टार बनता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हम कहते हैं बच्चों से कि पहले A स्टार की मेहनत कर लें, तो क्योंकि A स्टार का मतलब होता है पिनिकल, इसके बाद मजीद कुछ हासिल करने को नहीं है, आपका ग्रेड वो बिल्कुल टॉप पर है, स्किल लेवल आपका अचीव हो गया। तो वो बच्चे जिनका अचीव हो जाता है उनको हम O1 में अलाउ कर देते हैं, अगर जिसने नहीं किया O1 के एंड पे तो उसे O2 में तो करना ही है। तो अगर आप मुझसे फ्लो पूछेंगे कि हम कब एग्ज़ाम दिलवाएंगे, पहला ऑफिशियली पूरे बैच को एक साथ, वो मई जून 2026 होगा, जब आपको उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज़ का एग्ज़ाम देना ही देना है।
सही। सिर्फ उर्दू के अंदर हमारे पास एक ही रियायत डेवलप हुई है और उसके पीछे रीज़न भी यही है कि वो बच्चे मिडिल स्कूल से उसको पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। कुछ बच्चों का नेचुरल इंक्लिनेशन वो गोल्डन एरिया उर्दू होता है जिसको वो बहुत पसंद करते हैं और उसमें एक ख़ास लेवल पर पहुँच चुके होते हैं। तो हम उनको फिर ज़बरदस्ती 1 साल और O2 में नहीं पढ़ाते, बल्कि टीचर्स की कॉल पे और स्टूडेंट का स्किल सेट देखते हुए टीचर ये डिसाइड करता है, उस बच्चे को मोटिवेट करता है कि आप एग्ज़ाम लिख दें पहले। तो वो आपको उसके लिए कोई इनपुट अलग से देने की ज़रूरत नहीं है, और टीचर का इनपुट आपके पास खुद आ जाएगा कुछ अर्से के अंदर कि हम इस बच्चे को इस तरह देख रहे हैं और इस तरह एग्ज़ाम का सोच रहे हैं। वो टीचर का इनपुट आपके पास आ जाएगा और आपसे मशवरा ज़रूर होगा कि आप भी रेडी हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको डेवलप कराने के लिए, उसकी रिगरस प्रैक्टिस के लिए पेरेंट सपोर्ट हमें चाहिए होती है, क्योंकि वो फॉलो अप होंगे, होम टास्क होंगे, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस होगी, तो वो एक पूरा रिगरस साइकिल है जो चलता है। तो इसलिए पेरेंट्स को लूप में लेते हैं, कंसल्टेशन के साथ उसे एग्जीक्यूट करते हैं। अदरवाइज मई जून 2026 में सब ने उर्दू इस्लामियात PhD एग्ज़ाम लिखना है, सब ने। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश और मैथ्स भी तो चल ही रही है सर कब से। इंग्लिश और मैथ्स भी वो तो मिडिल स्कूल से चल रही है। तो अगर किसी बच्चे ने वो भी डेवलप करनी होती है तो हम उसको करवा देते हैं, अगेन इफ्स एंड और वो सारे चेक बॉक्सेस के साथ कि अगर उसका वो स्किल लेवल डेवलप हो गया है, उस सब बच्चे की वो एक्सपर्टीज़ हो गई है और टीचर रेफरल भी है कि इसके पास मजीद इस सिलेबस के अंदर कुछ सीखने को नहीं है, तो हम एग्ज़ाम करवा देते हैं फॉर इंग्लिश एंड मैथ्स एज वेल। बाकी O2 के अंदर जो चेंज आता है, द चेंजेस कि अब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बाकायदा तौर पे स्टार्ट हो जाते हैं। मींस अगर आपके बच्चे ने कॉमर्स वाली साइड पे जाना होता है तो इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग की क्लासेस यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपके बच्चे ने CS या बायोलॉजी ऑप्ट करनी है तो वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी बाकायदा क्लासेस। जिस तरह O1 में आते ही फिजिक्स स्प्लिट हो गया अलग से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे O2 में बच्चा आएगा तो अब वो स्प्लिट हुआ हुआ दिखेगा आपको, केमिस्ट्री, फिजिक्स, CS/बायोलॉजी का ऑप्शन। अच्छा, किसी बच्चे ने अगर वो कॉमर्स साइड पे गया होगा तो उसका फिजिक्स की जगह इकोनॉमिक्स शो हो रहा होगा, केमिस्ट्री की जगह अकाउंटिंग शो हो रहा होगा। आपको ये स्ट्रीम नज़र आ रही होगी टाइम टेबल के अंदर। यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स बाकायदा तौर पे O2 के बिगनिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी अगर मैं इसे कंक्लूड करूँ तो मैं इसे इस तरह कहता हूँ कि इस्लामियत PhD को पढ़ने के लिए 2 साल, O1 O2। इस तरह आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो हमने टाइम फिक्स किया हुआ है, सबको इतना पढ़ना ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, 2 साल फिक्स्ड, सबको गुजारेंगे उस प्रोसेस में से। एंड व्हेन यू कम इनटू O3, तो अब O2 के अंदर यू हैव ऑलरेडी गिवन 3 एग्जाम्स। उर्दू इस्लामियात PhD आपने मई जून 2026 में एग्जाम लिख दिया। अब जब आप नेक्स्ट ग्रेड लेवल में आएंगे तो आपके पास रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स होंगे जो कि आप मई जून 2027 में दे रहे होंगे। यहाँ पे मई जून 2027 ये 5 सब्जेक्ट्स। अब अगर इसमें से किसी बच्चे ने कोई एग्ज़ाम पहले दे दिया है तो उसके कम हो के 5 में से 4 हो जाएंगे। किसी ने अगर 2 दे दिए तो 5 में से 3 हो जाएंगे। अच्छा, अगर एग्ज़ाम दे दिया है पहले तो स्कूल के पास अभी जो प्रोविज़न है वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की हमने स्टार्ट किया। तो वी हैव स्टार्टेड विद 2 फॉर राइट नाउ। वन इज़ एडिशनल मैथमेटिक्स एंड द अदर वन इज़ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कि वो बच्चे जिन्होंने उर्दू का एग्ज़ाम दे दिया तो फिर वो उर्दू की क्लास में क्या कर रहे होंगे, बाकी बच्चे तो O2 में उर्दू पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए फिर हमने एडिशनल मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट का प्रोविज़न खोला। ठीक है, और एडिशनल मैथमेटिक्स के लिए बस हमने उस पर शर्त लगाई हुई होती है कि आप मैथ्स में अच्छे होने चाहिए। मतलब एक बच्चा ऑलरेडी मैथ्स में अगर स्ट्रगलिंग है, हमें नज़र आ रहा है कि इसको तो इसी में काफ़ी एफर्ट करनी पड़ती है, तो वी वुड नॉट सजेस्ट हिम टू गो फॉर एडिशनल मैथ्स। लेकिन एक बच्चा जिसकी मैथ्स ऑलरेडी अच्छी है, हमें नज़र आता है वो भाग रहा है और एंजॉय करता है इस सब्जेक्ट को, तो हम उसे एडिशनल मैथ्स ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि आप कर लें। लेकिन जिस बच्चे का नहीं है तो उससे हम कहते हैं आप एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ले लें, दैट्स रिलेटिवली ईजियर टू गो एज़ कम्पेयर टू मैथ्स। एक बच्चा ऑलरेडी जो मैथ्स में स्ट्रगल कर रहा है और उसको वैसे ही वो मुश्किल लगती है और उसको और टाइम इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए एडिशनल मैथमेटिक्स वुड बी अ ह्यूज बर्डन, तो वो हम ज़बरदस्ती नहीं करते उसके अंदर। But you have to opt for one. You have to opt for one additional subject if you have given an exam earlier. अगर आपने कोई एग्ज़ाम अर्ली दे दिया है तो उस क्लास में आप खाली तो नहीं बैठेंगे, तो हमें आपके लिए कोई सहूलत क्रिएट करनी होगी कि आप इनमें से कोई एक सब्जेक्ट कर लें। फॉर राइट नाउ हमारे पास ये 2 ऑफरिंग्स हैं, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एंड एड मैथ्स। ठीक है, सो मैं एक दफ़ा कुछ बातें दोबारा रिपीट कर दूंगा। कुछ लोग ज़रा सा लेट ज्वाइन किए। मेरा टाइम आई थिंक मेरे पास है, कोई टाइम कीप कर रहा था? ठीक है, मेरे हिसाब से हो ही गया मेरे पास। ओके, सो क्विक recap. This O levels journey is going to be like 3 years. We'll be calling it as O1, O2 and O3. If you compare from level 3 to O1, there will be 2 new subjects बच्चे के पास, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़। O1 के एंड तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, आप प्रिपेयर कर रहे होंगे। एंड बाय द एंड ऑफ O2 देयर विल बी एग्जाम्स, मैंडेटरी एग्जाम्स कैम्ब्रिज के ऑफिशियल जो आपको देने होंगे फॉर 3 सब्जेक्ट्स, उर्दू, इस्लामियात एंड पाकिस्तान स्टडीज़। उसी O2 के अंदर आपके पास आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की भी तैयारी शुरू हो जाएगी, जो कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, जो भी कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी जो आपने ऑप्ट किया हुआ है, उसकी तैयारी O2 से स्टार्ट हो जाएगी। और सारे एग्जाम्स आपके रिमेनिंग O3 के एंड पे होंगे, कल्मिनेट हो जाएंगे 5 सब्जेक्ट्स की सूरत में। सो इफ़ यू आस्क मी फॉर द जनरल फ्लो,
O1 में कोई एग्ज़ाम नहीं, O2 के अंदर 3 एग्जाम्स, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, उर्दू लाजमी, O3 के एंड पे रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स एंड यू गेट दैट 8 सब्जेक्ट्स की क्वालिफिकेशन टू गेट द इक्वलेंसी फॉर द O levels के ये मेट्रिक के बराबर है। सही, हमने इससे बात कर ली कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट फॉर राइट नाउ विल बी 2 एडिशनल मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। कि ऐसा करते हैं, हम इसको यहीं पे रोकते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स को मौका मिल जाएगा इंशाल्लाह ज़्यादा बात करने का, एंड इन द एंड द फ्लोर विल बी ओपन फॉर Q&A। हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। When you talk about Cambridge O-level program or Cambridge IGCSE program, every subject has a paper code. So I will be discussing about the English paper here. So the paper code for English program is 1123. So we will initiate our task with these 3 basic guidelines. For example, the first one is paper pattern. Not in much detail, but a basic overview of what English paper demands from us. What is a paper pattern? Second, guidelines for O-level students and parents. There are some certain do's and don'ts that we need to follow at O-levels. And at the end, we'll talk about some guided reference books. So when we talk about 1123, it is further bifurcated into 2 papers. Paper 1 is called reading and paper 2 is called writing, right? And both are taken on a separate day. For example, P1 reading paper that actually takes 2 hours, it is conducted on a separate day. And then we talk about the writing paper that again takes 2 hours, that is conducted on a separate day, right? So this is a further division of English language program. Paper 1, which is a reading paper basically. In total we have 50 marks in it, and we divide our reading paper into 2 categories. One is called reading for meaning and second is called reading for ideas, and both have 25 marks. I will not go in further details because I don't think that is very much relevant right now, because it is important for students to know the technicalities of the inserts and whatnot. So paper 1 is called reading. We have 50 marks in it, and we divide it into reading for ideas and reading for meaning art. When you talk about paper 2, which is writing, again 50 marks in total, 2 hours to conduct, and we divide this into 25 marks. First part is called directed writing and second part is called composition, right? So I think that is enough for the paper pattern. We will discuss this in great detail with the students. So what are the basic guidelines for O-level students and parents specifically? So we divide our O-level preparation for 1123 in 2 segments. Remember, this is an English language paper. So one thing is called the basic English language enhancement program, and second thing is the technicalities of 1123, right? So this language enhancement is something which is very basic. We have been working on it for since our middle school, and it covers every aspect from which we can develop the language skill of a student. For example, it involves active reading skills, or the way he writes, or for example, it covers the vocabulary part, how advanced vocabulary he has. So this is something which is not specifically related to paper. This is the language enhancement program. So this is something which goes beyond the paper boundaries also. So this is an area where we actually need assistance from our parents also. The other part, which is the technicalities part of 1123, that is what my core area will be in 1123, because when a student comes at O levels, our core intention is to make him appear in 1123, take the paper. So I'll be focusing on the formats, the strategies and tips, the continuous feedback, and the past paper practice. It obviously includes the language enhancement program. It is something which is embedded in it, right? But my core area in 1123 will be all the technical part of 1123. Right? And the language enhancement program, though I will be focusing on it, but I will need assistance of our esteemed parents in it. For example, a very important part in this regard is this big siren announcement that homework is important at O-levels. So for example, if I have given somebody to read an article, read 2 articles, for example, and I want them to improve their active reading skills, and that person I realize is not into reading. So for example, just to have a level check, I'm asking him to
read an article, read 2 articles on daily basis, and he has to produce a summary of it. For example, not very much long, for example, 80 to 100 word summary of an article which is published at the Guardian, let's say, or the New York Times, for example. So since I need to have that language enhancement program which goes on with the preparation of 1123, I will make it compulsory for that guy to read it and to produce a summary of it, and that will be checked. And that is an area where we need assistance from our parents, right? So this is one thing that we need from our parents, and apart from the reading skills. For example, if I ask my students to, for example, if a person comes in O1 and I realize that this person is a bit hesitant in writing, his flow of writing is not there. So I would ask him on weekly basis to produce 2 essays. These are 2 narrative essays or argumentative essays or descriptive essays, just to kill that hesitancy in him. It will not be graded in Cambridge obviously, but I want him to kill that hesitancy that he has, and I'm asking him, I am giving him 2 topics per week, and I ask him to produce a sample of 350 words. By the way, when you talk about the composition part, a person needs to produce an essay of 350 to 450 words at Cambridge level. So for that, I need to make sure that person is writing, because when I have a content, it will be easy for me to give feedback on. But for example, if that person is unable to produce a sample, he is unable to write, for example, maximum 4 lines. So that will require some special effort. So for that, in O1 specifically, weekly tasks and daily tasks will be given. So that is why we have mentioned this thing very much explicitly, that homework is important at O levels. Then we have some guided reference books. These 3 are the books which are guided by Cambridge. But the thing is, we have compiled our own booklet from different sources, not only from these 3 books, but from different sources. And that booklet will be available at a school, and we will introduce it in front of the students, and we will show it to them, and then when they realize, okay fine, this is a very fine resource to have for the preparation for 1123, they will order it, and inshallah we will bring it for the students. So if you want, you can buy these books also. These are very good sources for practice, and a compiled resource booklet will be available at school, and you can buy it because that will be helpful for our course duration and the preparation for the next 2 years. Last but not the least, we have discussed this thing, and it is almost certain that we will try our level best, though this is not compulsory, but we will try our level best that a student gets ready for 1123 in O2. And we do not drag him in O3 for English preparation, because what our experience is, when a student comes in O2 and he has 3 papers to take, PST, Islamiyat and Urdu, so his inclination or his efforts are more directed towards those optional, those compulsory subjects. So he takes English for granted in O2. So we will try, and he takes it for granted, he does not complete the homework. When it comes in O3, all the things which are taught in O2, they are almost forgotten. So we have to start right from the very beginning at O3. So we will try our level best that students appear in 1123 in O2. Though this is not a condition. For example, there is a student who, despite our efforts, is not ready in O2. We have a provision. Obviously, we will have classes in O3. But a majority chunk of students will be done in English paper by the end of O2. So that is what our planning is. So that is it from the English part. I would request Sir Bilal to please come and elaborate us about the Urdu one. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिलाल हाशमी है और TLS में मिडिल स्कूल एकेडमिक कोऑर्डिनेटर और प्री ओ लेवल टीचर हूँ। मेरे साथ एक और टीचर सर अयूब भी हैं ओ लेवल्स में। तो कुछ मुख्तसर गुजारिशात मैं करूँगा उर्दू के हवाले से। वैसे तो माशाल्लाह आप लोगों ने मॉडल देखा हुआ है, थोड़ी सी जो चेंजेस आती हैं प्री ओ लेवल यानी लेवल 3 से ओ लेवल में, उस पर हम बात कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने किया है कि मेथडोलॉजी में क्या फ़र्क आ रहा है। लेवल 3 में हमारा मेन फोकस PLP था, हर बच्चा अपनी स्किल के हिसाब से चल रहा था और तकरीबन हर बच्चा ही अलग जगह पे काम कर रहा था और टीचर उसको उसके हिसाब से फीडबैक दे रहा था। अब सबकी एक ही जगह होगी और एक ही किताब से पढ़ेंगे और टीचर उनको एक ही तरह चलाएगा, सिवाय उस बच्चे के जो बहुत ज़्यादा परफॉर्म कर सकता हो उसको फिर थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे। जिस तरह सर ने बताया कि कभी ऐसे बच्चे निकल आते हैं
जो पहले ही पेपर के लिए तैयार होते हैं, उनका तो एक अलग निज़ाम बनेगा, लेकिन वैसे सारे बच्चे एक अलग तरह नहीं चलेंगे, सबको एक तरह चलाया जाएगा। दूसरी बात ये कि किताबें सबकी एक होंगी, जो आपको मैसेज के ज़रिए बता दी जाएंगी, सब किताबें सबके पास एक जैसी होंगी। पहले जो असेसमेंट थे बच्चों के वो मंथली होते थे, महीने में एक होता था, और अब जो होगा इंशाल्लाह मंथली असेसमेंट्स तो होते ही रहेंगे, उसके साथ साथ एक मिड टर्म और एक ईयरली एग्ज़ाम भी होगा बच्चों का। एक मॉक स्टाइल का एग्ज़ाम बच्चों को दिया जाएगा, जिससे उनका जहन बनेगा अगले साल के एग्ज़ाम्स के लिए। इसके अलावा लेवल 3 में हम स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, हत्ता कि वो बच्चे जो बेसिक्स में भी मसाइल का शिकार थे उन पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अलग से काम किया। बिल्कुल बेसिक से लेके उनको हमने उठाने की कोशिश की। लेवल 3 के बाद ये चीज़ें ज़ाहिरी बातें कम हो जाएंगी, उसमें पेपर फोकस, एग्ज़ाम फोकस जब बढ़ जाएगा तो बेसिक स्किल्स का फोकस हम इतना नहीं रख सकेंगे। तो ओ लेवल में जो बच्चा आता है उसके बारे में हम पहले ये एज्यूम करते हैं कि वो ये चीज़ें बिल्ड करके आया होगा, या अगर नहीं किए खुदा न खास्ता तो उसको अपने तौर पे इन पे मेहनत करना पड़ेगी। अच्छा, ये जो उर्दू में हम पढ़ाते हैं वो सिलेबस कहलाता है 3248, और उर्दू में आपको मालूम होगा कि कई सिलेबस और भी हैं जिसको मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ाया जाता है, लेकिन 3248 ज़्यादातर स्कूलों में पढ़ाया जाता है, जिसको हम कहते हैं सेकंड लैंग्वेज सिलेबस। दरअसल ये सिलेबस उन बच्चों के लिए है जो कि किसी और लैंग्वेज से उर्दू पढ़ा रहे होते हैं, इंग्लिश से आते हैं, अरबिक से आते हैं, उनको एक आसान सिलेबस दिया जाता है जिसमें वो आसानी से ग्रेड ले जाते हैं। लेकिन अब रिवाज ऐसा ही है कि आमतौर पर बच्चे यही पढ़ते हैं, यानी वो बच्चे जिनकी मदर लैंग्वेज उर्दू है वो भी यही पढ़ने लगे हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन इंशाल्लाह अगले साल से होगा जिसमें हम फ़र्स्ट लैंग्वेज भी खोलेंगे, लेकिन अभी वो फ़ैसला थोड़ा सा क़ब्ल वक्त है, इसलिए उसमें हम मज़ीद बात नहीं करते। 3248 की बात कर लेते हैं। 3248 में क्या चीज़ें होती हैं? इसमें प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स, प्रैक्टिकल राइटिंग स्किल्स की हम प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत शॉर्ट अंदाज में, ब्रीफ अंदाज में उर्दू को लिखना और पढ़ना सिखाते हैं। कोई लंबी चौड़ी इसमें बातें नहीं होती। इसमें जो सबसे बड़ा सवाल भी है उसमें 200 वर्ड्स हैं, इससे ज़्यादा की कोई राइटिंग नहीं है। इसमें बुलेट पॉइंट्स में बात की जाती है, 1 वर्ड आंसर एक्सेप्टेबल होता है, ये इसकी ख़ास बातें। सर ये पॉइंट्स आगे बढ़ाइएगा। मुख्तसर होता है, मुख्तसर बात को टेक्निकल अंदाज में डील करके आपको बात पूरी करना होती है। जो कहा गया है बहुत क्लियर होता है इसमें इसकी खूबसूरती क्लैरिटी भी है। इसमें हर चीज़ बता दी गई होती है कि आप इन 3 बातों को सामने रख के जवाब दें, उन्हीं 3 बातों को आपको सही तवज्जो दे के आंसर देना होता है। उर्दू अदब का कोई हिस्सा नहीं है इसमें। उर्दू अदब पढ़ना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस रखनी चाहिए, उससे उर्दू यकीनन बेहतर होती है, लेकिन पेपर में उर्दू अदब का कोई ऐसा नसर बारा, कोई नज़म शामिल नहीं है। तो इसमें चाहिए क्या? इसमें मुसलसल मश्क चाहिए बस। इसमें कोई चीज़ याद नहीं करना, अशार की तशरीह और ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं करना, बस प्रैक्टिस करते रहना है, राइटिंग करते रहना है, टीचर से फीडबैक लेते रहना है, इसी से इंप्रूवमेंट होगी। जहाँ मश्क में तात्तुल आएगा, जहाँ मश्क रुकना शुरू होगी बच्चे की, वो फिर दोबारा पीछे जाना शुरू हो जाएगा और उसकी चीज़ें फिर ख़राब होना शुरू होंगी। आगे चलिए सर। एक नज़र में सिलेबस भी देख लीजिए ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आप किन चीज़ों पे बच्चे को काम करवा सकते हैं। वैसे तो जब किताब रिकमेंड होगी उसमें आपको नज़र आ ही जाएगा क्या क्या करना है, लेकिन फिर भी ये 9 स्किल्स है टोटल, इन्हीं में रहते हुए काम करना है इंशाअल्लाह ताला, और इन्हीं की प्रैक्टिस हम भी करवाएंगे, आप भी इसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। लेकिन वही बात, कैम्ब्रिज का सिलेबस सामने रखते हुए मजमून अगर करवा रहे हैं तो मजमून की जो बारीकी हैं वो पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से ही काम होना चाहिए। अच्छा, वालिदैन से गुजारिश है कि ये वाले काम करें जो कि हम आम पेरेंट्स को भी कहते हैं, हर एक को कहते हैं। इन चीज़ों से सलाहियतें बढ़ती हैं, माशाल्लाह कर भी रहे हैं बहुत सारे पेरेंट्स। ख़ुद मुताले की आदत, घर में मुताले की फ़िज़ा और उर्दू का ज़ौक़ रखने वाले लोगों से मुलाकात, जिनसे बच्चे भी आपके साथ जाके मिले, उससे ज़ाहिरी बात है ज़ौक़ बेहतर होगा और उर्दू का शौक़ पैदा होगा। और अच्छी वेबसाइट से इस्तेफ़ादा, से रेख्ता.com अक्सर लोगों को पता है, इस तरह की अच्छी वेबसाइट्स हैं। ज़िया मोहिउद्दीन की टॉक्स हैं, अनवर मकसूद की कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत अच्छी उर्दू में वो करवाई जा सकती है। मुश्किल उर्दू की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल अच्छी उर्दू बच्चे के लिए बहुत काफ़ी है। हर चैनल से, हर तरह की चीज़ से फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते, उसके नुकसानात भी हैं। तो ऐसा ना किया जाए कि नेट पे बच्चे को छोड़ दिया जाए कि वो उर्दू की चीज़ें देख ली, ये तरीका सही नहीं है। मुहतात अंदाज में अपनी सुपरविजन में करवाइए, इंशाअल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी होगा। जज़ाकल्लाह। मेरे पास इतनी गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं ज़रा सा अपना एक इंट्रोडक्शन करवा दूँ। आई एम मोहम्मद तलहा शकील और आई एम टीचिंग पाकिस्तान स्टडीज़ सिंस लास्ट 6 years और करेंटली अभी मैं द लैब स्कूल में हूँ। इसके अलावा एक स्कूल आपने नाम सुना हुआ होगा, द सिटी स्कूल और द सीडर स्कूल। तो ये मेरी कुछ एफिलिएशंस हैं। पाकिस्तान स्टडीज़ के बारे में, एज सर वासे टोल्ड यू दैट दिस इज़ अ कंपलसरी कॉम्पोनेंट and the students must be appearing in Pakistan studies along with Islamiyat and Urdu. So these are the 3 core subjects that the students will be appearing in grade 10th. ठीक है, तो अगर एक बच्चा फॉर एग्जांपल O1 में आया है
O1 में तो पढ़ेगा वो पाकिस्तान स्टडीज़ अलॉन्ग विद इस्लामियात एंड उर्दू, लेकिन द बोर्ड एग्ज़ाम विल बी देयर इन O2। सही है। तो अच्छा, इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है व्हाट वी फील एज ए टीचर कि ग्रेड 9 इज़ द कोर फॉर दीज सब्जेक्ट्स, फॉर एनी सब्जेक्ट ऑफ O लेवल ग्रेड 9 इज़ द कोर, बिकॉज यहाँ से बेसिक्स बन रही होती हैं। और अगर आप बात करें मेरे सब्जेक्ट की पाकिस्तान स्टडीज़ की, तो इसमें ऑलमोस्ट वी आर कंप्लीटिंग 65% सिलेबस इन ग्रेड 9th, ऑल्दो द स्टूडेंट इज़ नॉट अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम। स्टूडेंट बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर नहीं हो रहा, लेकिन हम लोग तकरीबन 65% सिलेबस में बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं ग्रेड 9th में। इधर एक प्रॉब्लम आती है पेरेंट्स के एंड से कि पेरेंट्स या तो ग्रेड 9th को इतना सीरियस नहीं लेते, या फिर मैं बदकिस्मती से ये बात बोलूँगा और ये मैंने ऑब्ज़र्व करी है, और आजकल तो ये एक ट्रेंड बन चुका है कि हर पेरेंट एक बात सोच रहा होता है कि यार बच्चा ग्रेड 9th में जैसा भी पढ़ ले, हम इसको ग्रेड 10 में ट्यूशन लगवा देंगे। तो या तो पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में भी 22-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये हम स्कूल में फ़ीस दें, और फिर हम इसको ग्रेड 10th में जो है वो किसी भी कोचिंग सेंटर में तीनों सब्जेक्ट्स की 15,000 18,000 रुपये फ़ीस पे हम इसको वहाँ पे लगवा देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट पेरेंट्स को चेंज करना पड़ेगा। अक्सर पेरेंट्स की तरफ से ये रिजर्वेशन आती है कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में सब पढ़ाया जाता है, लेकिन मसला क्या होता है कि क्योंकि बच्चे के दिमाग में उसका बड़ा भाई है, उसकी बड़ी बहन ने कोचिंग ली हुई है, तो पेरेंट्स के माइंड में एक है कि नहीं यार स्कूल में तो कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको एक बात बहुत ऑनेस्टली के साथ बताऊं कि अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है, तो बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप स्कूल में 25-30 हज़ार दे रहे हैं तो किसी मकसद के लिए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कॉम्पोनेंट पे देखें पाकिस्तान स्टडीज़ के, तो एक कॉम्पोनेंट आपको इसमें नज़र आ रहा है हिस्ट्री, और एक नज़र आ रहा है जोग्राफ़ी। हिस्ट्री इज़ P1 एंड जोग्राफ़ी इज़ P2। जैसे भी आपने उर्दू का देखा कि हर सब्जेक्ट में 2-2 कॉम्पोनेंट्स हैं हमारे। अच्छा, अब ये जो P1 और P2 है, हिस्ट्री और जोग्राफ़ी, ये सेम डे पेपर कभी भी नहीं होते बोर्ड के एग्ज़ाम। हिस्ट्री फॉर एग्जांपल मंडे को हो रहा है, जोग्राफ़ी हो सकता है द वेरी नेक्स्ट डे ट्यूसडे हो जाए, ये भी हो सकता है जोग्राफ़ी वेडनेसडे को हो जाए, और ये भी हो सकता है कि 7 दिन का गैप आ जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन हिस्ट्री हो रहा है तो उसी दिन आपसे जोग्राफ़ी का बच्चे से टेस्ट लिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा कुछ बारीकियों के बारे में बात कर लेते हैं। इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंस नज़र आ रही है पाकिस्तान स्टडीज़ की। मैं बस आप लोग के मुश्किल से 5 मिनट लूँगा, आप लोग का भी टाइम उतना ही कीमती है जितना हमारा है। दिस सब्जेक्ट इंट्रोड्यूसेस पाकिस्तान टू द स्टूडेंट्स। आजकल के बच्चों को अनफॉर्चुनेटली कुछ बच्चों से अगर आप बात करें, उनको ये भी नहीं पता कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिली थी। सही है, हम सबको आई होप पता होगा कब मिली थी, 14 अगस्त को। लेकिन अगर हम उनसे पूछेंगे भाई कौन सी शब थी रमज़ान की, नहीं पता। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बेसिक चीज़ उनको अपने मुल्क के बारे में नहीं पता। सेकेंडली, द स्टूडेंट्स मस्ट बी अवेयर अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान एंड द सेक्रीफाइसेस बाय देयर एंसेस्टर्स फॉर अ वाइबल मुस्लिम कंट्री। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, TLS में आपको पता है माशाल्लाह यहाँ पर दोनों चीज़ें बैलेंस होकर चल रही हैं। बच्चों की एक दीनी तरबियत भी होती है अलॉन्ग विद गुड एजुकेशन, और ऐसे मॉडल के स्कूल्स बहुत कम हैं। मैं आपको बल्कि बहुत ऑनेस्टली ये बात बताऊं कि अगर आप लोग कुछ बड़े इंस्टीट्यूशंस उठा के देख लें, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकल रहा है वो बिल्कुल लिबरल सोच का हामिल है बच्चा। ये होती है बच्चों की अपब्रिंगिंग चाइल्डहुड से। अब उसमें बच्चों की जो चाइल्डहुड से अपब्रिंगिंग हो रही है, तो उसमें बच्चों को पता ही नहीं है कि मुल्क क्यों हासिल किया, क्या मकसद है। आप सोशल मीडिया उठा लें, हर बच्चा फेसबुक इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहा है, यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं, उल्टी सीधी हरकतें चल रही हैं, ना पेरेंट्स को पता है। एंड पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी कि हमारा बच्चा इस बड़े स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे जाके तालीम ले रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। बिल्कुल लिबरल सोच के बच्चे परवान चढ़ रहे हैं। मैं आपको उसकी 2-3 मिसालें देता हूँ। अक्सर ये मैंने देखा है कि वालदा जा रही होती हैं, आप कभी बाज़ार से अगर गुजरें, वालदा जा रही होती हैं, उन्होंने फुल शरई पर्दा किया हुआ है, और बराबर में उनके साथ उनकी बेटी जा रही है। तो बहुत डिफरेंस है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है। तो इन चीज़ों पे हमें देखने की ज़रूरत है कि हमने भाई पाकिस्तान क्यों हासिल किया था। तो ये हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हमारे सिलेबस में तो इतना नहीं है कि भाई पाकिस्तान क्यों बना, बस ये बता देते हैं कि हिंदूज़ जो हैं वो जुल्म कर रहे थे। अब वो किस किस्म का जुल्म था, क्या इंडिपेंडेंस नहीं थी हमें कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, लेकिन कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझाएं। तीसरी चीज़, द सब्जेक्ट ऑल्सो इनकलकेट पैट्रियाटिज्म एंड लव फॉर पाकिस्तान। बच्चों को अपने मुल्क के बारे में बताया जाता है कि भाई
ये आपके दीन का हिस्सा है, पाकिस्तान से मोहब्बत करना। फोर्थ चीज़ जो मैं समझता हूँ आजकल की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इन टुडेज एनवायरनमेंट वेयर द एनिमी फोर्सेज आर यूजिंग सोशल मीडिया टू स्प्रेड फेक न्यूज़। अब हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पे, और इस पर जो है मुझे टीचिंग कम्युनिटी से भी थोड़ा सा गिला है कि हम लोग फेसबुक पे पोस्ट लगा रहे होते हैं और आर्मी को हम लोग एक तरीके से प्रोपागेंडा के थ्रू, हमें नहीं पता, हमने तहकीक नहीं करी हुई, हम कह रहे हैं आर्मी ये गलत है, आर्मी चोर है, ये है वो है। हम लोग बस एक पोस्ट हमने ली, ना उसकी कोई तहकीक, और हमने आगे उसको चला दिया। हर इदारे में अच्छे बुरे लोग हैं, लेकिन इधर हमारे यहाँ क्या हो रहा है, एक ख़ास मुहिम के थ्रू हमारी जो फोर्सेस हैं उनमें और आम आवाम में एक खलीज पैदा की जा रही है, एक डिफरेंस, डिस्पैरिटी क्रिएट की जा रही है। और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ऐसी कोई पोस्ट आप लोगों को नज़र आए जिसमें पाकिस्तान के किसी भी इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जाए, बग़ैर तहकीक के आगे ना करें। उसकी वजह क्या है, हम लोग अक्सर, क्योंकि मुताल्ला आप लोगों का भी होगा, दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज़ तबाह हो चुके हैं इसी वजह से। आप सीरिया की एग्जाम्पल ले लें, लीबिया की आप एग्जाम्पल ले लें, इराक़ की आप एग्जाम्पल ले लें। वहाँ पर क्या हुआ, अवाम और इदारों में एक बुराइयाँ होंगी, 100 बुराइयाँ होंगी, लेकिन आप उसको प्रोमोट ना करें। तो मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी स्टडीज़ टीचर, मेरा यही होता है कि भाई बच्चों को बोला जाए, क्योंकि आजकल का बच्चा एक तो बहुत ज़्यादा सोचने समझने की उसके अंदर सलाहियत बहुत ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको जिस तरीके से फीड करेंगे वो उसी तरीके से करेगा। आपने नफ़रत डाल दी किसी चीज़ की तो मरते दम तक वो उस चीज़ से नफ़रत करेगा, ठीक है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इन टुडेज एनवायरनमेंट वेयर द एनिमी फोर्सेज आर यूजिंग सोशल मीडिया टूल टू स्प्रेड फेक न्यूज़ about Pakistan and to discredit its organizations such as armed forces and government. The subject helps in making the students aware about the threats facing Pakistan. हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि आजकल की environment में क्या threats हैं। Lastly, 2 चीज़ें आपके पास इस सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, जोग्राफी। पूरी कोशिश करें कि 8 से बच्चा जब 9th में आता है उसको लिखने की इतनी आदत नहीं होती। हिस्ट्री का एग्ज़ाम मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, यू हैव टू राइट अ लॉट इन हिस्ट्री। आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर इस बच्चा आपका स्कूल से नोट्स मेकिंग करके आ रहा है, उसको घर पे बोलें कि अपने पास थोड़ा सा टाइम निकाले और पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा, ग्रेड 9th इज़ ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टोटल सिलेबस। 9th में जान नहीं मारी, 10th में ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। 9th में अच्छा कर लिया, 10th में ज़िंदगी बहुत आसान है। और इस सब्जेक्ट में ए स्टैरिक या ए लेकर आना इज़ नॉट अ बिग डील। नो ट्यूशंस आर रिक्वायर्ड, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं इधर आपका एक तरीके से खादिम हूँ, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके बच्चों को जो फैसिलिटेशन की जा सके वो की जा सके। आपके बच्चे को किसी किस्म की ट्यूशन की ज़रूरत नहीं। अपने बच्चे को एक बात बता दें, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं स्कूल भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्यूशन नहीं भेज सकता। जब आप ये बोल देंगे, आपका बच्चा ना चाहते हुए भी स्कूल में पढ़ेगा, ठीक है। सो इट्स थैंक यू फ्रॉम माई साइड। Assalamu alaikum. My name is Mohammad Zishan Taj and I teach physics and maths at TLS. Okay, first of all we talk about science in O Levels 1, which is the first year in O Levels. अच्छा, आपका जो फिज़िक्स का सिलेबस है, दैट इज़ फिज़िक्स 5054 इन O Levels, जिसके लिए हम बच्चे को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज़ बेसिकली 130 hours of working, which is covered in 2 years. In class 10 and in class 11, means O2 and O3. लेकिन यहाँ पर जो हम साइंस के टॉपिक्स कवर करते हैं O1 में, we connected to physics 5054 and we prepare the student for that subject. ठीक है जी। तो टॉपिक्स हमारे वही रहेंगे। हम जो बुक्स कवर कर रहे हैं दैट इज़ IELTS सीरीज़, तो वो भी अभी मैं मेंशन कर दूँगा। लेकिन जो हमारी स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द स्किल्स जो है वो हम यहीं O1 से उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, इसका जो एग्ज़ाम है फिज़िक्स 5054 का, वो स्टूडेंट अपेयर हो रहे होंगे जून 2027 में, ठीक है जी। सो अभी 3 years बच्चे के पास हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए। सो टुडे विल बी कवरिंग द रेफरेंस बुक्स एंड PLP एंड लेक्चर बेस्ड मॉडल। अच्छा, स्टूडेंट जो है वो बैकग्राउंड में PLP मॉडल से आ रहा है, तो O लेवल में ही विल बी गोइंग फॉर लेक्चर बेस्ड मॉडल। तो इस ईयर में जो है वो हम उसकी ट्रांजिशन कर रहे होंगे, दैट विल बी अ मिक्स मॉडल। फिर उसके बाद फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे हम, साइंटिफिक इंक्वायरी एंड समेटिव असेसमेंट।
अच्छा, रेफरेंस बुक सबसे पहले हम यहाँ पर आईएलएस सीरीज़ जो बच्चा पहले से भी कवर कर रहा है, इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस, दैट इज़ बाय मार्शल कैवेंडिश एजुकेशन। इसमें बच्चे के पास बुक्स हैं और वर्क बुक्स भी हैं, ठीक है जी। तो इन O1 बच्चा जो है वो IELTS 2 एंड IELTS 3 कवर करेगा। कुछ स्टूडेंट्स पहले से भी IELTS 2 कवर कर चुके हैं, तो बिकॉज स्टूडेंट्स वर ऑन PLP मॉडल, पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान, तो इंशाल्लाह हम उसको उसी मिक्स मॉडल के साथ लेकर चलेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं तरतीब डिस्कस कर देता हूँ कि हम इसको कैसे कवर कर रहे होंगे क्लास में। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट अपनी गोल सेट कर रहा होता है, एज़ यू नो एंड स्टूडेंट्स नो दैट एज़ वेल। तो इनिशियली हम उस टॉपिक को डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स, एंड स्पेसिफिकली जो स्टूडेंट का प्रीवियस नॉलेज है उस पर हम उसकी लर्निंग को बेस कर रहे होते हैं। देन स्टूडेंट स्टडीज़ फ्रॉम द बुक एंड ही मेक्स हिज नोट्स। फिर उसके बाद स्टूडेंट के पास कुछ एक्स्ट्रा नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि स्पेसिफिकली प्रिपरेशन होगी फॉर फिज़िक्स 5054। फिर उसके बाद स्टूडेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे टीचर के साथ और असेसमेंट के लिए अपनी प्रिपरेशन शो करेंगे। फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क, अच्छा ये एक बहुत ही एक डिस्टिंक्टिव फीचर है। बेसिकली मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क और समेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव में बेसिकली देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट विच आर फॉर प्रिपरेशन इन द क्लास, सच एज स्टूडेंट्स क्विज दे रहे हैं या वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं या कुछ क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहे हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो वो सब स्टूडेंट की लर्निंग के लिए इन द क्लास फॉर द सब्जेक्ट। और एट द एंड ऑफ द ईयर ही विल बी अपेयरिंग फॉर समेटिव असेसमेंट। तो बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मेटिव होता है टू लर्न और समेटिव जो होता है दैट इज़ असेसमेंट ऑफ द लर्निंग। तो ईयर एंड पर उनका असेसमेंट हो रहा है पूरे उनकी जो स्टडी है इस ईयर की, और ड्यूरिंग द ईयर हमारे बहुत से असेसमेंट्स हैं जो उस टॉपिक की प्रिपरेशन के लिए, उस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क में सबसे पहले तो क्या है, स्टूडेंट के पास वर्क बुक्स हैं जिसमें वर्कशीट्स हैं और उनको एक्स्ट्रा वर्कशीट्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं जो कि स्टूडेंट उसमें सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद स्टूडेंट टीचर से डिस्कशन करने के बाद जो है वो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट में भी अपेयर हो रहे हैं और अपने थियोरेटिकल नॉलेज को वो प्रिपेयर कर रहे हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी और प्रैक्टिकल स्किल्स भी हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओ लेवल्स में बेसिकली देयर आर 3 असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपके पास बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज होता है, सेकंड आपके पास हैंडलिंग ऑफ डेटा होता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं और फार्मूलाज, मैथमेटिकल फार्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हैं, और थर्ड जो है वो ATP होता है, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल, जो हमारे यहाँ अपेयर होते हैं CIs में। तो उसकी प्रिपरेशन हम इसी लेवल से स्टार्ट करेंगे और मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स जो है वो स्टूडेंट उसमें हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर रहा होगा, और जब स्टूडेंट हैंड्स ऑन एक्टिविटी करता है तो फिर वो बहुत बेहतर तरीके से अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल में आंसर कर पाता है। और जो हमारे पास कुछ एडिड भी एरियाज़ हैं जैसे प्लानिंग एंड एक्सपेरिमेंट, तो उसके लिए भी इसमें बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही होती है। सो इसमें एज यू नो साइंटिफिक इंक्वायरी में कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, डेटा कलेक्ट करता है, उसको कंक्लूड करता है, ठीक है, और फिर उसको कंपेयर करता है रिज़ल्ट के साथ। तो इंशाल्लाह विल बी प्रैक्टिसिंग ऑल ऑफ दैट एंड विल ट्राई कि इसी प्रैक्टिकल असेसमेंट को जो समेटिव असेसमेंट है उसमें भी इंक्लूड किया जाए। अच्छा, इसमें देखें सबसे पहले PLP मॉडल ये है कि स्टूडेंट अपने गोल सेट कर रहा होगा और इंडिविजुअली अपने टॉपिक्स टेकअप कर रहा होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर लैब में भी और समेटिव असेसमेंट में भी ही विल बी कवरिंग ऑल दी टॉपिक्स। तो इसमें आपके पास चूँकि स्टूडेंट IELTS 2 और IELTS 3 तीनों कवर कर रहा होगा, तो स्टूडेंट के पास एक टाइमलाइन होगी। तो उस टाइमलाइन के लिए वो स्कूल में भी वर्क कर रहे होंगे, और अगर वो स्लो पेस पर हैं तो उन्हें घर पर भी एफर्ट करनी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक स्पेसिफिक टाइमलाइन को हमें फॉलो करना होता है, क्योंकि इवेंचुअली वो नेक्स्ट ईयर में ओ लेवल्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह इस तरह विल बी प्रिपेयरिंग फॉर फिज़िक्स। इसके लिए हमारे पास रिव्यू वीक भी होगा, मे बी कपल ऑफ वीक्स,
और वर्कशीट्स भी होंगी, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस भी होगी। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट अगर इसके लिए पहले से मेंटली प्रिपेयर होंगे तो विल बी परफॉर्मिंग वेरी वेल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं प्रिसाइसली बात करूँगा कि हम साइंस को किस तरह से लेके चल रहे होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें सर जीशान ने आप लोगों को बता दी हैं, इतला दे दी है उसके हवाले से। वो फ़िज़िक्स का पार्ट था। फ़िज़िक्स और साइंस को हम साइमल्टेनियसली लेके चल रहे होंगे। तो मैं बात करूँगा दो चीज़ों के ऊपर। एक तो ये कि हम पहले क्या कर रहे थे, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले भी हमारी प्रैक्टिस चलती भी आ रही थी, और आगे हम ओवन में किस तरह से साइंस को लेके जा रहे होंगे। इसकी जो मेथड्स हैं उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली है। तो प्रीवियस प्रैक्टिसेस के हवाले से जो है वो आप लोग खूबी वाकिफ़ है कि हमारे पास सिर्फ एक सब्जेक्ट होता था साइंस, जो जनरल साइंस होता था। हम उसी में फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टॉपिक्स हैं उसको हम डिस्कस कर रहे होते थे। वी हैड 4 पीरियड्स इन अ वीक। तो एक वीक में हमारे पास 4 क्लासेस होती थी। यूजुअली हम एक क्लास को डेडिकेट करते थे कि उसमें कोई क्लास एक्टिविटी कराई जाए, कोई डेमोन्स्ट्रेशंस कराई जाए, क्योंकि जो प्रैक्टिकल्स होते थे बच्चे परफॉर्म नहीं करते बट वो डेमोन्स्ट्रेशंस को ऑब्जर्व किया करते थे। इसी तरह से जो साइंटिफिक स्किल बिल्डिंग के ऊपर प्रीवियसली बहुत ज़्यादा काम हम नहीं करते थे, क्योंकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे कंटेंट गैप्स होते थे। तो लेवल 3 के अंदर हमने उन कंटेंट गैप्स को कवर करने की ज़्यादा कोशिश की है, जो एक प्री रिक्विजिट बनेगा उनके लिए ओ लेवल में आने के लिए। क्योंकि देखें, जब ओ लेवल में आगे बात स्टार्ट होगी ना, तो बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है। स्टूडेंट हमारा यहाँ पे खड़ा हुआ है। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली यहाँ पे जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वो नहीं समझ पा रहा होता कि किस तरह से मैं जा रहा हूँ, ये एकदम से इतनी मुश्किल चीज़ें आ गई, एकदम से इतना मुश्किल टेस्ट आ गया। तो ये जो ट्रांजिशन है O1 के अंदर, हम साइंस की इस ट्रांजिशन को जो है वो और मज़ीद स्मूथ बना रहे होंगे, स्पेसिफिकली साइंस के जब हमारी क्लासेस चल रही होंगी। प्रीवियसली जैसे क्लास में होता था कि बच्चे PLP को फॉलो कर रहे होते थे, रीडिंग करते थे, उस रीडिंग का प्रूफ वो नोट मेकिंग की सूरत में लेकर आते थे। स्टूडेंट आता था, अपने नोट्स दिखाता था, टीचर से फीडबैक लेता था, टीचर उसको फीडबैक देता था, और फिर उसके बाद उसके डिस्कशंस होते थे। डिस्कशंस इज़ मोर लाइक ओरल असेसमेंट। उसमें जो भी फैसिलिटेटर हैं वो उनके गैप्स एनालाइज करते थे, उस गैप्स को फिल करते थे, एंड देन वी गो फॉर द फाइनल असेसमेंट। और उसमें जब बच्चा 85% मार्क्स स्कोर करता है फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे थे। ये हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस चल रही थी। अब हम किस तरह से इसको लेके जा रहे होंगे, तो अब हम साइंस को जो है वो दो तरह से हमने स्प्लिट किया हुआ है। एक जो साइंस की क्लास होगी, दूसरी जो फिज़िक्स की क्लास होगी। फिज़िक्स का सर ने आपको बता दिया है। साइंस का ये कि देयर विल बी 3 क्लास इन अ वीक, 3 क्लासेस इन अ वीक। सही। तो फिज़िक्स वाला जो कंटेंट है वो अलग से फिज़िक्स की क्लास में कवर कर रहा है। इससे हट के जो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है और केमिस्ट्री है, इसके जो टॉपिक्स हैं जो ILS सीरीज़ के अंदर मौजूद है, वो बच्चा कवर कर रहा होगा ड्यूरिंग हिज साइंस क्लासेस। अच्छा, साइंस क्लासेस के अंदर अब क्या तब्दीली है? पहले प्रीवियसली हम कम्प्लीटली इसको PLP बेस्ड चला रहे होते थे कि स्टूडेंट कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट होता था। हमने गैप एनालाइज किया कि जब कंप्लीट इंडिपेंडेंट मॉडल से कम्प्लीटली टीचर लेड मॉडल पे आता है तो स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू प्रोसेस द इंस्ट्रक्शंस दैट द टीचर इज गिवन। टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस पे वो काम नहीं कर रहा, वो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हुआ है। तो O1 के अंदर वी हैव अप्लाइड अ हाइब्रिड मॉडल। इस हाइब्रिड मॉडल में होता क्या है कि देयर आर सम ऑफ द टास्क्स ऑफ द PLP विच स्टूडेंट्स विल डू बाय हिमसेल्फ। वो रीडिंग अपनी खुद करेगा, वो नोट मेकिंग अपनी खुद करेगा, जो सिमुलेशंस होती हैं या वीडियोज़ होती हैं, जो कॉन्टेंट नॉलेज है जो उसको एक्वायर करनी होती है, वो स्टूडेंट इंडिपेंडेंटली अपने पेस पे कर रहे होंगे जैसे वो प्रीवियसली करते हुए आ रहे थे। इसमें ऐड ऑन क्या है? ऐड ऑन ये है कि जब एक टॉपिक को स्टूडेंट कंक्लूड कर लेगा, उसके बाद टीचर की तरफ से एक डीब्रीफ सेशन होगा। टीचर उस डीब्रीफ सेशन के अंदर इस पूरे टॉपिक को फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड तक एक गो थ्रू करेंगे, जिसमें से स्टूडेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई कर सकेगा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि एक तो उसका रिकैप हो जाता है, दूसरा कुछ एंगल्स अगर उसने मिस कर दिए हैं तो वो एंगल कलेक्टिवली सबके सामने आ जाते हैं। तीसरी चीज़, जब आप साइंस में इस तरह के डीब्रीफ्स कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारे डिस्कशंस जनरेट होते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक डिस्कोर्स बिल्ड होता है। ये डिस्कोर्स उस कॉन्सेप्ट को, उसकी एप्लीकेशन को, उसकी अंडरस्टैंडिंग को और बहुत ज़्यादा मल्टी लेयर्ड पे जाके जो है वो खोल रहा होता है, जिससे मज़ीद कुछ कन्फ्यूजन होती है, कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो वो मज़ीद क्लियर हो जाती है। इन डीब्रीफ सेशंस का एक और फ़ायदा ये होता है कि इसके बाद जो एग्ज़ामिनर की एक्सपेक्टेशन है कि अब जो आपका इम्तिहान लेने वाले हैं या जो असेसमेंट आपका होने वाला है, वो असेसमेंट किस क्राइटेरिया पे होगा, वो भी हम इन्हीं टीचर लेड सेशंस के अंदर जो है वो क्रिएट कर रहे होते हैं। एक और चीज़ जो टीचर लेड सेशंस के अंदर आती है वो है साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट।
अब तक जो मिडिल स्कूल में हमको फोकस करते वो कंटेंट के ऊपर फोकस करते कि बच्चे को ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। बट एक चीज़ जो उसको आगे जाने के लिए ज़रूरी है वो है साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट, यानी जिसके अंदर आपकी इंक्वायरी आ जाती है, प्रैक्टिकल्स की प्लानिंग आ जाती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, डाटा कलेक्शन, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस साइंस का जो जा रहा होता है। फिर जो प्रैक्टिकल लाइफ इम्प्लीकेशंस होती हैं वो तमाम का चीज़ें साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट के अंदर आती है। अच्छा, साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिस पे जब तक 2 हाथ ना लगे तब तक इसको 4 चांद नहीं लगते, सही। और वो 2 हाथ भी जो है वो माहिरीन के लगने बड़े ज़रूरी होते हैं। तो स्टूडेंट्स का एक ऐसा एवेन्यू एक्सप्लोर करते हैं साइंस लर्निंग का जो उन्होंने पहले नहीं एक्सप्लोर किया हुआ होता, और वो ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे वो वाकई में फील करते हैं कि येस साइंस इज़ सो रेलिवेंट टू आवर लाइव्स, और फिर वो एक साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप करना शुरू कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो मज़ीद इनोवेशन और क्रिएटिविटी की तरफ जो है बच्चों को लेके जा रहा होता है। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे इतना कंटेंट जमा हो चुका होता है कि हम अब साइंटिफिक स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो अब जब हम उसके ऊपर बात करते हैं, चीज़ें उसके सामने आती हैं, तो कंटेंट उसके पास पहले से होता है, वो उसी के ऊपर जो है वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर रहा होता है। ये चीज़ हम मिडिल स्कूल में उस लेवल पे नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक तो उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी जो है वो वेग है चीज़ों के हवाले से। सिमिलरली जो प्रैक्टिकल्स की बात है साइंस के अंदर, प्रीवियसली वो डेमोन्स्ट्रेशंस ज़्यादा होती थी और प्रैक्टिकल की परफॉर्मेंस जो है वो कम होती थी। इस O1 के अंदर इनकी कुछ परफॉर्मेंसेस भी होंगी, और पहले ये प्लान इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर वर्किंग करते थे। इनकी वर्कबुक जो थी ILS के अंदर, उसके अंदर वो पूरी इन्वेस्टिगेशन प्लान वगैरह, जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन। जब यहाँ पर आ जाता है, O1 के अंदर आता है, तो यहाँ पे उसको खुद से एक इन्वेस्टिगेशन प्लान करनी पड़ेगी, खुद उस इन्वेस्टिगेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद उसका डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, खुद उसके डाटा को इंटरप्रेट करेगा, फिर वो रीजनिंग एंड देन रीचिंग आउट टू कंक्लूजन। तो साइंस की क्लासेस हम इस डायरेक्शन के अंदर लेके जा रहे होंगे। जो स्पेसिफिक चेंजेस है वो टारगेट्स के अंदर चेंजेस है। मिडिल स्कूल के अंदर स्टूडेंट्स अपने टारगेट्स कम्प्लीटली खुद सेट करते थे कि ठीक है, मैं इस चीज़ के काबिल हूँ या मैं इस चीज़ के केपेबल हूँ, तो मैं इतना कंटेंट कवर करूँगा, मैं ये किताब ख़त्म करूँगा, या मैं इस चैप्टर तक जो है वो जा रहा हूँ। O1 के अंदर हमारे पास कुछ हम स्पेसिफिक टारगेट्स के ऊपर बात करेंगे। जो स्पेसिफिक टारगेट हमारा है वो ये है कि जनरली, ऑल्दो देयर आर सम वेरिएशंस, बट जनरली ILS 2 के स्टूडेंट या तो ख़त्म कर चुके हैं हमारे पास, या फिर बिल्कुल आखिरी के 1-2 चैप्टर्स उनके रह गए हैं जो कि अगेन फिजिक्स रिलेटेड है। ILS 3 के अंदर जो टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि शुरू के चंद चैप्टर जो हैं वो थोड़े बहुत बायोलॉजिकल साइंसेज से रिलेटेड हैं, फिर बीच के जो कुछ चैप्टर्स हैं वो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज से रिलेटेड हैं, और जो एंड के चैप्टर्स हैं वो फिज़िक्स रिलेटेड हैं। जो फिज़िक्स रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो बच्चा फिज़िक्स की क्लास में कर रहा होगा, जो अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज और बायोलॉजिकल साइंसेज और केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो बच्चा साइंस की क्लास में कर रहा होगा। अब जब साइमल्टेनियसली 2 स्ट्रीम्स वो लेके चल रहा है, सो वी एक्सपेक्ट कि ये जनरल साइंसेज की जो सीरीज़ है, ILS 3 की जो सीरीज़ है, ये वो ख़त्म कर देगा आइडियली बाय द एंड ऑफ दिसंबर। बाय द एंड ऑफ दिसंबर जब ख़त्म कर देगा तो उसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में फिर हम उसकी केमिस्ट्री स्टार्ट करवा देंगे। अब ये हमारा टारगेट है एंड वी मेक श्योर कि हम इस टारगेट को मीट कर सकें। जस्ट इन केस कोई वेरिएशन भी इसमें हो सकती है, हो सकता है कोई स्टूडेंट्स अपने टारगेट्स को ऑन टाइम मीट ना कर पाए, लेकिन जनरल साइंसेस का जो कोटा है वो जब तक स्टूडेंट का कंप्लीट नहीं होगा उसको हम केमिस्ट्री स्टार्ट नहीं करवाएंगे। इस बात पे हम बहुत क्लियर हैं, क्योंकि अगरचे वहाँ पे कोई गैप रह जाता है और फिर वो केमिस्ट्री स्टार्ट करता है, बच्चा इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड होता है, उसको इतनी मुश्किल लग रही होती हैं चीज़ें, इतने हाई लेवल के ऊपर बातें हो रही होती हैं, प्री रिक्विजिट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर पूरा आर्गूमेंट बिल्ड हुआ होता है। अब पहले से अगर कोई कॉन्सेप्ट हिला हुआ है तो वो आगे पूरी इमारत बन ही नहीं पाती, फाउंडेशन जब आपकी वीक होती है। तो टारगेट हमारा ये है किताबों के हवाले से। एक और चीज़ जो इसमें है वो ये कि जस्ट इन केस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनकी ILS 3 दिसंबर से पहले ही ख़त्म हो गई और टीचर ने उसका एक असेसमेंट लिया, और उस असेसमेंट के अंदर कुछ टॉपिक्स में या कुछ जगहों पे हमें गैप नज़र आता है कि बच्चे का लेट से रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या बच्चे का केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या उसे डेंसिटी का फॉर्मूला अभी तक कैलकुलेट करना नहीं आ रहा। उसके लिए हमारे पास एक रीइंफोर्समेंट कोर्स है। वो रीइंफोर्समेंट कोर्स जो है
वो अपार्ट फ्रॉम आईलेस सीरीज़ है, वो कैम्ब्रिज की जो कैम्ब्रिज सेकेंडरी साइंस की सीरीज़ है वो कैम्ब्रिज सेकेंडरी साइंस की सीरीज़ हम उसको देंगे। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पूरी ये किताब पढ़ रहे हों कैम्ब्रिज सेकेंडरी साइंस की कंप्लीट बुक, और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स वहाँ से कर रहे हों। तो इन दोनों सूरतों में सिलेक्टिव टॉपिक्स में आपने सिर्फ उतना हिस्सा जो है वो बुक का आप बच्चे को देंगे, और फिर उसका जब वो टॉपिक या वो गैप एरिया क्लियर हो जाएगा फिर अगेन वील टेक द असेसमेंट्स एंड देन ही प्रोसीड ऑन विद द प्रोग्रेशन। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? या आपके जहन में एक सवाल ये भी आएगा कि इससे तो एक चीज़ जो बच्चे ने आपने पहले भी उसको जो है वो सेकेंडरी की क्लास की किताब पढ़ाई है, अभी दोबारा आप उसको सेकेंडरी की क्लास की किताब पढ़ा रहे हैं, तो लेकिन दोनों किताबों के अंदर कुछ डिफरेंस है, कुछ डेप्थ का फ़र्क है। सही, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आईलेस क्रिएट आपको खड़ा कर देती है कि ठीक है यू हैव मेट द मिनिमम बेंचमार्क। जो कैम्ब्रिज साइंस की सीरीज़ है वो मज़ीद इन कॉन्सेप्ट को और रिगरसली टेस्ट करती है, मल्टीपल सिनारियोस में आपको टेस्ट करती है। दोनों किताबें हमारे पास लाइब्रेरी में मौजूद है, बच्चे भी आके देख सकते हैं, आप भी उसको देख सकते हैं और मुआवजा कर सकते हैं कि किस तरह से कंटेंट के अंदर फ़र्क है। तो एक तो ये प्रोग्रेशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने पहले ही अपना IELTS 3 कोर्स कंप्लीट कर दिया, कुछ गैप्स आ रहे हैं, वो गैप्स हम कैम्ब्रिज साइंस सीरीज़ के थ्रू कवर करा रहे हैं। एक और सिचुएशन यहाँ पे जो बुक्स के हवाले से हमारे पास बनती है वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह से जिनकी अपनी स्टडीज़ साइंस के हवाले से बहुत ज़्यादा रहती है और उनका अपना मुताला जो वो अच्छा रहता है। अब उनको फिर हम IELTS 3 नहीं असाइन करते, उनको फिर हम डायरेक्टली कैम्ब्रिज साइंस सीरीज़ करेंगे, क्योंकि कैम्ब्रिज साइंस सीरीज़ अगेन थोड़ी सी एक चैलेंजिंग बुक है। तो वो बच्चे जो ऑलरेडी बहुत अच्छे हो गए हैं, इंडिपेंडेंटली अपने सारे टास्क को ले रहे होते हैं, खुद से पढ़ने की काबिलियत वो रख लेते हैं, उनको फिर हम असाइन करेंगे कैम्ब्रिज साइंस। और बाकी जो बच्चे जो ऑलरेडी जो रेगुलर ट्रैक के ऊपर चल रहे हैं वो अगेन IELTS 3 के ऊपर ही रहेंगे। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे चेंज होगी वो अगेन साइंटिफिक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर इस बार हम बहुत रिगरसली काम करने वाले हैं। तो वील हैव एटलीस्ट 1 क्लास इन 2 वीक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर होगा, जिसे हम साइंटिफिक स्किल्स कहते हैं। अगेन एक्सपेरिमेंटेशन, इन्वेस्टिगेशन, डिडक्शन, रीजनिंग, ये वो तमाम तर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये तमाम तर वो जैसे कहते हैं ना एक सोच पैदा करना, एक साइंसी सोच पैदा करना, तहकीकी सोच पैदा करना, उसके ऊपर हम जो है वो यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और इस पूरी जो चेंजेस को हम लेकर आए हैं, यानी हम मिडिल स्कूल के भी कुछ एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, टीचर्स के इंटरवेंशन को भी यूज़ कर रहे हैं, लैब को भी बहुत इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस को भी हम यूज़ कर रहे हैं। वो तमाम तर चेंजेस, मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ बुक्स चला रहे हैं, IELTS सीरीज़ भी चल रही है, कैम्ब्रिज साइंस सीरीज़ भी चल रही है। ये तमाम तर काम इतना ज़्यादा हो क्यों रहा है? बिकॉज वी वॉन्ट आवर स्टूडेंट्स टू प्रोसीड इन अ स्मूथ मैनर। एकदम से जब आप मिडिल स्कूल टू O लेवल्स का सिलेबस उठाते हैं, घबरा जाते हैं, ठीक है? तो ये घबराहट का जो लेवल है ये इंशाअल्लाह ताला कम हो जाएगा जब आप इस मेथडोलॉजी के ऊपर चलेंगे। जज़ाकल्लाह। Assalamu alaikum everyone. It's Umair Ahmed in front of you, and I completed my Masters Arabic and Islamiyat in 2007, and right now I am teaching Islamiyat. So, in consideration of that, I am saying that I completed my Masters Arabic and Islamiyat both in 2007 from Binori Town and then from Karachi University as well. And I completed my MBA from Muhammad Ali Jinnah University at Sharaf Hassan in HR marketing. And I have taught in different academies, like I have taught in Progressive Public School, in Usman Public School, in the City School, PCHS campus, in DA Public School. And currently I am teaching in 6 different schools as a visiting faculty. For example, in lab over here, in Alpha High and Alpha High at PCHS, Sharaf Faisal, and Alpha Clifton, Alpha Code, and in Nakhla, Kashmir Road, and in KPS Tariq Road, and Kinsley American School as well. Also in some of the academies in the evening, that I don't think it is necessary to be discussed over here. And the most important thing, that was the introduction of the teacher, and now we are coming up to the introduction of the syllabus as well. देखिए, यूजुअली इन द लैब स्कूल हमारे यहाँ जो चीज़ फॉलो की जाती है कि प्रैक्टिकली ग्रेड 8 तक हम इस्लामियत बच्चों को टीच भी करा रहे होते हैं, डेमोस्ट्रेट भी कर रहे होते हैं लैब के अंदर, और प्रैक्टिकली वो बच्चा इस्लामियत को लर्न करता है और प्रैक्टिस भी करता है. दैट इज़ समथिंग स्पेशल ओवर हियर और इन इस्लामिक इन्वायरमेंट. अलॉन्ग विद दैट कि
फ्रॉम ग्रेड 9 जो हम इस्लामियत शुरू करते हैं, तो इस्लामियत में हमारे पास 2 पर्टिकुलर पेपर्स होते हैं इस्लामियत में, और यूजुअली पेरेंट्स ये समझते हैं कि इस्लामियत इज़ अ लाइट सब्जेक्ट। मैं सब्जेक्ट्स के रिलेटेड बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि इस्लामियत एक बहुत लाइट सब्जेक्ट है, और जिस तरह हम मैट्रिकुलेशन सिस्टम में या इंटर सिस्टम में या इवन बैचलर्स तक हमारे यहाँ इस्लामियत ऐसा होता है कि यार पेपर से 3 दिन पहले लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है, कोई पास पेपर्स कोई चीज़ और मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस्लामियत CIs में ऐसी नहीं है। इवन मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूँ कि इट वुड बी समवट शॉकिंग कि अगर हमारी बैचलर्स की इस्लामियत जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस्ड है, इट इज़ नॉट इवन इक्वल टू द CIs इस्लामियत। CIs की इस्लामियत जो है वो बैचलर्स की इस्लामियत से भी अबव लेवल पर मार्क की जाती है, जो हम O लेवल्स में ग्रेड 9-10 के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं। एक्चुअली वो जो है वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी आपके सामने आएगा तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स जो बच्चों से डिस्कस करने वाली है वो तो आप लोगों से डिस्कस नहीं करूँगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या चीज़ें आ रही हैं और क्या चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि एक बेसिक असेसमेंट क्राइटेरिया आपके सामने रखूँगा कि CIs इज़ वेरी वेल प्लान्ड इन एवरीथिंग। CIs ने इस्लामियत में 2 ही असेसमेंट क्राइटेरिया रखे हैं, 2 ही असेसमेंट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें वो हमारे सिलेबस में हमारे स्टूडेंट में कौन सी स्किल्स इस्लामियत से रिलेटेड चेक करना चाह रहे हैं। तो नंबर 1 स्किल इज़ दैट कि असेसमेंट क्राइटेरिया में कि पार्ट A हमारे पास होता है जिसमें असेसमेंट क्राइटेरिया या असेसमेंट ऑब्जेक्टिव नंबर 1 जो है वो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या CIs असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 को पार्ट A के अंदर प्लेस करता है। और थोड़ा सा आपके लिए एक जो है वो इस असेसमेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको क्या करना है, मतलब मुझे बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए इस्लामियत में। तो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट कि देखें असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 जो है वो हमारा बेस्ड ऑन नॉलेज है, दैट इज़ मोस्टली बेस्ड ऑन नॉलेज एंड डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर मैं पेरेंट्स से एक बात करूँगा और उसके बाद इसके नेक्स्ट वाली लाइन को एक्सप्लेन करूँगा कि बच्चा पेरेंट्स को यूँ ड्राइव कर रहा होता है कि हम तो O लेवल्स में, आपने मैट्रिक किया है, हमने सब समझ लिया, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेमोराइज़ करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं है, लिहाजा जो है ना आप हमें हमारे ओन पर छोड़ दें। और जब रिज़ल्ट आता है तो बच्चा C या D लेकर बैठा होता है, मंथली टेस्ट हो, मिड टर्म्स हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि शायद बच्चा जो है वो पेरेंट्स को ड्राइव कर रहा होता है या वो असेसमेंट ऑब्जेक्टिव भूल चुका होता है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स में CIs में फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव CIs ने O लेवल्स की इस्लामियत में, देखिए O लेवल्स A लेवल्स में डिफरेंस है, O लेवल्स की इस्लामियत में फर्स्ट असेसमेंट ऑब्जेक्टिव रखा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन नॉलेज, यानी इट वुड बी नॉन क्रिएटिव। अच्छा, नॉन क्रिएटिव का हरगिज़ मतलब ये हमारे यहाँ नॉन क्रिएटिव का मतलब अगर आप सुनते हैं ना तो पेरेंट्स से समझ बैठते हैं कि शायद रट्टा लगाना पड़ेगा, क्रैमिंग करनी पड़ेगी, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस और वी कैन से द ग्रेट डिफरेंस बिटवीन क्रैमिंग एंड क्रैमिंग एंड मेमोराइजिंग, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्रैमिंग नहीं है, रट्टा नहीं है, यू कैन पुट ऑल द नॉलेज इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। क्रैमिंग होती तो सेम वर्ड्स को हमें यूज़ करना पड़ता, बट हमें मेमोराइज करना पड़ेगा, इट इज़ रिक्वायर्ड बाय CIs इटसेल्फ। CIs खुद कह रहे हैं कि हमारा जो 68% ऑफ द पेपर है, दिस 68% ऑफ द पेपर इज बेस्ड ऑन नॉलेज, यानी आपको चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। इवन इफ यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल और द क्लास, इफ यू डिड नॉट रीड अबाउट द बैटल ऑफ मोता, यू कैन नॉट टेल एनीवन अबाउट इट। तो इस वजह से ज़रूरी है कि हम मेमोराइज करवाएंगे चीज़ों को, बच्चों से जो है वो लर्निंग भी करवाएंगे, बट क्रैमिंग नहीं करवाएंगे इंशाल्लाह, रट्टाफिकेशन नहीं होगा, ठीक है। क्रैमिंग और रट्टाफिकेशन के अंदर, क्रैमिंग के अंदर और मेमोराइजिंग के अंदर यही डिफरेंस है कि यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग और सेइंग। और क्रैमिंग में एक बच्चा पूरा कुरान भी सुनाएगा, उसे एक आयत का ही मतलब पता नहीं होगा, ठीक है। तो द थिंग इज़ दैट ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुरान की क्रैमिंग एक अलग मैटर है, वो उसका एक अलग पर्पज़ है, वो एक रिक्वायर्ड थिंग है, क्योंकि वो एक फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं इस्लामियत की बात कर रहा हूँ कि इस्लामियत में हमारे पास जो पार्ट एज ऑफ द क्वेश्चन होंगे या 68% ऑफ द पेपर ऑफ इस्लामियत जो डिपेंड करेगा वो मेमोरी पे डिपेंड करेगा। ये CIs खुद कह रहा है, ये किसी टीचर के बनाए हुए नहीं होते असेसमेंट ऑब्जेक्टिव, CIs खुद हमें प्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम बच्चे को बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पे छोड़ देते हैं
तो बड़े बड़े कंट्रोवर्शियल इश्यूज आ जाते हैं और ये रिलीजियस मैटर है, तो इसलिए CIEs इसको O लेवल्स में मेमोरी पर डिपेंड ज़्यादा करवाता है, ठीक है, 68% मेमोरी पर डिपेंड करवाता है। तो हमें इस्लामियत में रिटन प्रैक्टिस के ऊपर बच्चों को लाना पड़ेगा। बच्चा पढ़ेगा उस स्टोरी को, याद करने की कोशिश करेगा, देन ही विल राइट इट डाउन इन हिज और हर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें अब स्टोरीज आ जाएंगी, डेट्स आ जाएंगी, वर्सेस, कोटेशंस, और ये नॉन क्रिएटिव रहेगा। बट नॉन क्रिएटिव डजंट मीन कि यू कैन नॉट यूज़ योर ओन वर्ड्स, यू मस्ट यूज़ योर ओन वर्ड्स। नॉन क्रिएटिव ओनली मीन कि यू कैन नॉट क्रिएट एनी नॉलेज ओवर हियर, यू हैव टू टेक द नॉलेज फ्रॉम द बुक्स, फ्रॉम द नोट्स, फ्रॉम द लेक्चर्स ऑफ द टीचर्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पार्ट बी हमारे पास ऐसा होता है कि वी कैन राइट इन आवर ओन थॉट्स एज वेल, ठीक है। पार्ट बी अंडरस्टैंडिंग का होगा, एनालिटिकल होगा, हम इसके अंदर अपनी थॉट्स इंक्लूड करेंगे, हम इंपॉर्टेंस और रीजनिंग्स को लेकर आ रहे होंगे। तो पार्ट बी में बच्चे को गैप दिया जाता है कि वो अपनी तरफ से लिखे और टीचर भी उसी तरह उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ये तो हमारे असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जिस पर हम होल ईयर बीइंग अ इस्लामिक टीचर फोकस कर रहे होंगे। एक एक टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा इंशाल्लाह हमारे पास जिसमें हम ये दोनों ऑब्जेक्टिव्स कवर ना कर रहे हो, अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर क्वेश्चंस एंड अलॉन्ग विद द जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट नेवर हैड अपीयर्ड येट। तो ये तो हो गया सिंपल इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स। और उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारे पास है, मैं जो कह रहा था कि हमारी CIEs की जो इस्लामियत है, CIEs की जो इस्लामियत है जो मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा था कि कुछ पेरेंट्स यहाँ पर इस्लामियत में ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमारे घर का माहौल बहुत प्रैक्टिकली इस्लामिक एनवायरनमेंट है और हमारा बच्चा 5 वक्त की नमाज़ भी पढ़ता है। कुछ इसमें ये भी ऐड करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो क्या कहते हैं साथ साथ इसके अंदर हमारा बच्चा तालीम वगैरह में भी बैठता है, बुक्स स्टडी भी करता है, लेकिन फिर भी इस्लामियत में वो C ग्रेड पर बैठा हुआ है या D ग्रेड पर बैठा हुआ है या B लेकर आ रहा है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो A और A स्टैरिक लेकर आए और हम तो समझ रहे थे कि इस्लामियत बहुत ही लाइट सब्जेक्ट है। तो बहुत ही कर्सरी लुक को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि देखें इस्लामियत ये जो सिलेबस ऑफ इस्लामियत है ना, वो थोड़ा सा हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी ये बेसिक्स हैं इस्लामियत की, और इवन ये कि इसमें खुद बहुत सारी चीज़ें ऐसी टीच की जा रही हैं जिसमें मतलब बीइंग अ पेरेंट अगर हमने कोई डीप स्टडी नहीं की है तो हम भी उसका आंसर नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि हमारे पूरे सिलेबस में अप अंटिल बैचलर्स पाकिस्तान में पूरी बायोग्राफी 100% बायोग्राफी ऑफ द प्रॉफिट कहीं नहीं पढ़ाई जा रही, और यहाँ जो है वो आप ये देखें कि होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी बायोग्राफी 3rd सेक्शन के अंदर मौजूद है, जो बर्थ ऑफ द प्रॉफिट से लेकर अप अंटिल द डेथ ऑफ द प्रॉफिट, और इवन इसमें होली प्रॉफिट के रिलेशन विद ज्यूज, होली प्रॉफिट के रिलेशन विद हिपोक्रेट्स, होली प्रॉफिट के रिलेशन विद मक्कन्स, वो सारी चीज़ें डिटेल के साथ आ रही हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम यहाँ पर हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान को डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। हिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ होली कुरान कंसिस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो हमारे यहाँ मास्टर्स इस्लामियत में पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉम्पिलेशन ऑफ होली कुरान, जिसको आप तदवीन कुरान भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कुरान एज द सोर्स ऑफ लॉ, कि कुरान लॉ में जुडिशरी में कैसे यूज हो रहा है, हदीस एज द सोर्स ऑफ लॉ, एंड कंप्लीट रिलेशन ऑफ इजमा एंड कयास इसी के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसी तरह मोड्स ऑफ रेवलेशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हिस्ट्री एंड बॉन्ड्स ऑफ होली कुरान में पढ़ाई जाती हैं। तो ये कोई लाइट सब्जेक्ट नहीं है इस्लामियत में। इस्लामियत पाकिस्तान स्टडीज़ जो है वो CIEs में स्पेशली ये चैलेंजिंग सब्जेक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं, और इसी वजह से ग्रेड 10 में जो है वो हम इनके ऊपर बहुत फोकस करवाते हैं इस्लामियत और पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर 9-10 में, ताकि वो बच्चा ग्रेड 10 में अपेयर हो जाता है, फिर 11 में जाकर वो दूसरे सब्जेक्ट्स में अपेयर होता है। अच्छा, इसमें देखें फॉर एग्जांपल, सर थोड़ा सा डाउन कीजिएगा, हाँ, फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट मुस्लिम कम्युनिटी का एक टॉपिक है जिसके अंदर अराउंड जो है वो 52 पर्सनैलिटीज़ की ब्रीफ बायोग्राफिकल अकाउंट डिस्कस की जाती है जो कंपेनियंस में से हैं, जिसमें 10+ कंपेनियंस आ जाएंगे, जिसमें लाइफ ऑफ द वाइफ्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएंगी, डिसेंडेंट्स ऑफ द प्रॉफिट हैं यानी होली प्रॉफिट के सन्स एंड डॉटर्स वगैरह, और फिर कुछ स्क्राइब्स ऑफ रेवलेशन इसके अंदर आ जाते हैं, कुछ और अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो इसके अंदर हमें जो है वो हम टीच करते हैं। तो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू है, दैट इज़ ओनली ऑफ पेपर 1, ये पेपर 1 है, ये अलग डे के अंदर कंडक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इट वॉज कंडक्टेड, पेपर 1 वॉज कंडक्टेड ऑन द 26th of April 2024, और पेपर 2 14 days लेटर अराउंड 9th of May 2024 के अंदर कंडक्ट किया गया। 2024
कहाँ अप्रैल की 26 को पेपर 1 हो रहा है और 14 दिन बाद पेपर 2 हो रहा है। 2 अलग अलग पेपर्स कंडक्ट किए जाते हैं। था जो मैंने आपके सामने रखा है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि बीइंग अ पेरेंट कि आपके ध्यान में रहे कि इस्लामियत इज समथिंग इम्पॉर्टेंट इन CIs। थैंक यू। प्लीज़ आप लोगों से इजाज़त है, बहुत अच्छा लगा आप सब आए, तशरीफ़ लाए, अच्छे सवाल हुए और एक मौका मिल गया हमें ये समझने के लिए कि आगे के सालों में हमें अपने बच्चों के साथ कैसे चलना है। ये भी जो हमारी नशिस्त है ये भी आप लोगों का ही इनपुट है। ये इनपुट हमें महसूस हुआ है कि जब मिडिल स्कूल से O लेवल्स की ट्रांसिशन होनी है तो जो आप हमें बताती हैं चेंज था तो वो चेंज क्या था, तो वो चेंज आप हमें बताएं कि ये सब होने वाला है। तो ये आप लोगों का ही शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें बताया कि ये गैप था जिसको हमें फिल करने की ज़रूरत है।